हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अच्छे ही रहना। ओके, तो आज मुझे आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मैं ये नहीं करने वाली थी लेकिन फिर मुझे करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि मेरा ये माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन एफएफ हार्टलेस पर्सन जैसा है, और एक और एफएफ है जिसका मुझे नाम शायद पता नहीं है, कुछ डीमन टाइप का कुछ नाम है, मुझे नहीं पता उस एफएफ का, और शायद वो रोज़ का एफएफ है। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि मेरी ये स्टोरी उन दोनों जैसी है? क्योंकि मैंने हार्टलेस पर्सन तो सुना है लेकिन रोज़ का मैंने एफएफ नहीं सुना है, तो मुझे उसकी स्टोरी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। शायद आप लोगों में से सुनते होंगे, तो मुझे बताइएगा कि मेरा ये एफएफ क्या उसके जैसा है? क्योंकि मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि मेरा ये उनके जैसा है, क्योंकि हार्टलेस पर्सन जैसा तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, और दूसरी स्टोरी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। ये सब आप लोगों को ही पता होगा क्योंकि आप लोग स्टोरी सुनते हो, तो आपको ही पता होगा। ओके, और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हूँ ना, मतलब छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा क्यों बना रही हूँ? तो उसका सिंपल सा एक रीज़न यही है कि देखिए, जो लोग स्टोरी कॉपी करते हैं ज़रूर आप जाइए उनकी उनकी कंप्लेन कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो ऑथर इतनी मेहनत से स्टोरी लिखता है उसको जाकर अगर कोई ये बोले कि आपकी स्टोरी तो उस जैसी है, आपकी स्टोरी तो उसके जैसी है, आपने बीच में से ये ले लिया, आपने से वो कर दिया, आपने से ये कर दिया, फलाना ढिमकाना, जो भी आप लोगों का, जो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि हर स्टोरी में एक जैसी चीज़ें तो होती हैं, फिर तो हमें वो भी शेयर करना बंद कर देना चाहिए ना। जैसे हम हर स्टोरी में देखते हैं कि लैंसन बहुत सारे एफएफ ऐसे हैं जिसमें फोर्सफुली वेडिंग करता है, या फिर फोर्सफुली बहुत सारे एफएफ में इंटीमेट भी होता है। ये सब चीज़ें हम हर स्टोरी में देखते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये स्टोरी एक जैसी हो गई, या फिर हर स्टोरी के अंदर लैंसन का विंग को प्यार करना, या फिर उसका किडनैप हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सब हम दिखाते हैं? तो मुझे बताइए, हर एक स्टोरी में कौन से ऐसा मोड़ नहीं होगा जहाँ पर विंग हर्ट नहीं हुआ होगा या उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा? कोई ना कोई स्टोरी में ये सब चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। तो क्या वो स्टोरी सेम हो जाएँगी? नहीं ना। तो फिर और बोलते हैं, और उन्होंने क्या बोला मुझे ये भी याद है, और हाँ, हम लोग भी बोलते हैं आपको कमेंट करने के लिए, लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप फालतू के कमेंट करो, ठीक है? इतनी मेहनत से स्टोरी लिखो और ऊपर से ये बोलो आपकी ये आपका उसके जैसा है, ये आपका उसके जैसा है, ये उसके जैसा है। हम लोग स्टोरी लिखते हैं यार, ठीक है? तो हमें भी पता है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं और क्या नहीं। तो ऐसे फालतू के कमेंट बिल्कुल भी मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। सबको लगता होगा बहुत बड़ा इश्यू बना दिया होगा मैंने, लेकिन सच में गुस्सा आता है, जेन्युइनली आता है, जब एक पर्सन ने इतनी मेहनत करके स्टोरी लिखी हो और ऊपर से आके ये बोलें, सच में बहुत हर्ट होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, फालतू के कमेंट मत किया करो अगर किसी को अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हो। अगर एक पर्सन बोले कि उसके जैसा है तो मैं नहीं मानूँगी, ठीक है? और यहाँ तक एफएफ मैंने लिखा है तो मुझे पता है कि इसमें आगे क्या होगा, और मैंने पहले भी इसमें क्या शेयर किया है, और ये एफएफ माई ओमेगा क्योंकि मैंने आज से 9 महीने पहले ही शेयर किया था। इसकी स्टोरी 9 महीने पहले से ही मैंने लिख ली थी और आगे भी लिखी हुई है, ओके? तो मुझे ये फालतू के कमेंट तो बिल्कुल मत करना। और सॉरी आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन ये बात बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग की वैन चाओ से वेडिंग हो रही थी, और वांग जी की आंखों के सामने ही वान चाओ ने वी जिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वी जिंग की आंखों में आंसू थे लेकिन किसी को भी नहीं शो हो रहे थे। उसके चेहरे पर वेल था जिसके कारण वांग जी देखता है वैन चाओ की ओर और उसका खून खौल जाता है। वांग जी वो टाइम याद करता है जब वांग जी का फोरहेड रिबन वी जिंग के हाथों में था। वांग जी को जैसे ही ये याद आता है, वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो 1 सेकंड के अंदर ही अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालता है और उसे वैन चाओ पर वार कर देता है। किसी को कुछ भी नहीं समझ आया वांग जी ने इतना जल्दी ये सब किया। वो तलवार सीधा जाके वैन चाओ के हाथ पर लगती है, और जिससे वैन चाओ के हाथ पर एक बड़ा कट लग जाता है और वैन चाओ विंग से दूर हो जाता है, और वी जिंग का हाथ भी छूट जाता है। वी जिंग अपने हाथ की ओर देखता है जिस पर थोड़ा सा ब्लड लग गया था। वी जिंग मतलब शॉकिंग था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वांग जी फिर जल्दी से अपनी तलवार को वापस लाता है, उसे बंद करता है, और वो जल्दी से जाता है विंग के पास और वी जिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है, और 1 सेकंड का भी वो वेट नहीं करता। वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है। वी जिंग सीधा जाकर वांग जी चेस्ट से हिट होता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया, इतनी जल्दी वांग जी ने ये सब किया। इसके बाद वांग जी वी जिंग का जो वेल है उसे ऊपर करता है और उसके वेल के अंदर आ जाता है, और फिर वी जिंग के और अपने एक हाथ से वी जिंग के नेक को पकड़ता है और फिर उसके लिप्स पर उसे फोर्सफुली किस करना शुरू कर देता है। वांग जी विजिंग को किस कर रहा था सबके सामने हॉल में। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आया। सब लोग जब ये देखते हैं तब वो अपनी जगह पर फ्रीज ही हो जाते हैं। लैन किरण तो अपनी जगह से ही उठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विजिंग को समझ नहीं आती ये क्या हुआ उसके साथ।
वीइंग को कुछ समझ नहीं आया। वीइंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। वीइंग को कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था कि ये पर्सन कौन है। वीइंग को जो फील हो रहा था, वीइंग को बहुत गुस्सा आ रहा था इस सब चीज़ों से। उसे क्या समझ के रखा है सबने एक खिलौना। वीइंग को गुस्सा आ रहा था। वीइंग अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वांग जी को खुद से दूर करता है। दूर करने के बाद वो अपने आप को संभालता है क्योंकि वीइंग लड़खड़ा गया था। वांग जी ने उसे इतनी फोर्सफुली किस किया था इसकी वजह से। वीजिंग अच्छे से खड़ा होता है, अपने आप को संभालता है और फिर वो अपने व्हील को ऊपर करने लगता है देखने के लिए। लेकिन तभी वांग जी आगे आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके व्हील को फिर से नीचे करता है और बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वीजिंग, ये हमारी वेडिंग नाइट के लिए है। वेडिंग चैम्बर तक तुम अपने इस व्हील को नहीं हटा सकते हो, समझ आया तुम्हें? ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे नीचे कर देता है। वीजिंग जब ये आवाज़ सुनता है तब वो राजकुमार लैन, ये सब क्या हो रहा है? विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो चुपचाप खड़ा रहता है और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ लैन से चैन और जैंग चैंग भी खड़े हुए थे, उन्हें भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैन चाओ दूर गिरा हुआ था और वो उठता है और अपने हाथ को पकड़ता है वांग जी की ओर, गुस्से में देखता है और बोलता है, लैन वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को इस तरह से टच करने की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था मैं उससे शादी कर रहा था और तुमने ये सब, कितने घटिया हो तुम। वांग जी उसकी ओर गुस्से में देखता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। तभी लैन करन उठता है और बोलता है, वांग जी ये किस तरह की बेहुदा हरकतें तुम सबके सामने कर रहे हो? तुमने आज हमारी कबीले की नाक को पूरी तरह से डुबा दिया है सबके सामने, ये तुम क्या घटिया हरकतें कर रहे हो? इससे पहले कि वांग जी कुछ बोल पाता, वैन चाओ बोलता है, नहीं आप इससे कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसे मैं सबक सिखाऊंगा। इसने मेरे ओमेगा को ऐसे टच करने की कोशिश की है तो मैं इसे दिखाता हूँ। ये बोलकर वेंचर जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और वो वांग जी पर वार करना शुरू कर देता है। वांग जी भी अपनी तलवार से वेंचाओ के उन वार्स को हैंडल कर रहा था। वो दोनों वहीं पर लड़ना शुरू कर देते हैं। वी जिंग को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस उसे आवाजें सुनाई दे रही थी तलवारों की। वी जिंग कंफ्यूजिंगली सोचता है अपने मन में, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये राजकुमार लैन ने ये क्या किया अभी? वी जिंग ये बोलकर अपने लिप्स पर अपने हाथ को रख लेता है और वो सोचता है अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ। वी जिंग बोलता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अब इनको क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वी जिंग इन्हीं सभी थॉट्स के साथ वहीं पर खड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ लैन के रैन जब ये देखता है तब बोलता है, वांग जी वहीं पर रुक जाओ। वांग जी जब अपने अंकल की आवाज़ सुनता है वो भी इतने गुस्से में, तो वो रुक जाता है और वैन चाओ को खुद से दूर करता है। तभी वैन रूहान भी बोलता है, वैन चाओ यहीं पर रुक जाओ। वैन चाओ भी अपने फादर की आवाज़ सुनने के बाद रुक जाता है और वांग जी अपने अंकल की आवाज़ सुनने के बाद रुक जाता है। लैन किरण वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी आज तुमने हमारे कबीले की इज्जत को पूरा मिट्टी में मिला दिया है। मैंने क्या सोचा था और तुमने वांग जी क्या कर दिया है? आज तुमने हमारे कबीले के हर एक उसूल, हर एक नियम कायदे कानून सबको तोड़ दिया है। आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया वांग जी, शर्म से झुका दिया। तुमने कैसे कर दिया ये सब? मुझे तो समझ नहीं आ रहा वांग जी, आखिरकार तुम हमारे कबीले की सीख को कैसे भूल गए? तुमने सच में आज हद पार कर दी वांग जी। ऐसे तुम किसी की शादी को खराब कैसे कर सकते हो वांग जी? और तुमने एक ओमेगा को ऐसे सबके सामने, छी, ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी तुम? वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, गलती आप सब लोगों की है। जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं तब वो घूर कर वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या बोल रहे हो तुम लैन वांग जी, गलती तुमने की है और तुम हम सबको बोल रहे हो। वांग जी उन सबकी ओर देखता है और फिर अपने अंकल को देखता है और बोलता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, गलती आप सबकी है। मैंने आपसे कहा था कल ही कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी ओमेगा वाइफ भी वोशियान है। जब लैन किरण ये सुनता है तब उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हुई हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन सेजन भी खड़े हुए थे, वो भी सुनते हैं तब उन्हें भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उन्हें तो इतना झटका लगता है कि वो तो अपने चेहरे से उस वेल को ही हटा देते हैं और वांग जी को देखते हैं और जल्दी से उसके पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी अपने गगा को देखता है और बोलता है, गगा मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, वे यिंग मेरी ओमेगा वाइफ है। ये बोलकर वो लैन सेजन को देखने लगता है। लैन सेजन हैरानी से वांग जी को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग को तो ये सुनने के बाद पूरा सदमा ही लग चुका था। वी जिंग वहीं नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? ये राजकुमार लैन उसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये कब हुआ? वी जिंग को कुछ समझ नहीं आया। अब तो वी जिंग की आंखों से और भी ज्यादा आंसू गिरने लगते हैं। इस वक्त वहां पर मौजूद हर एक पर्सन के माइंड में यही क्वेश्चन था कि आखिरकार वांग जी का ओमेगा पार्टनर वी जिंग कैसे हो सकता है? वी जिंग को खुद ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। लायन किरण बोलता है, वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
वांग जी बोलता है, अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वी जिंग ही वो पहला पर्सन है जिसने मेरे फोरहेड रिबन को टच किया है और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी फोरहेड रिबन को टच करने का मतलब क्या होता है। हमारी फोरहेड रिबन को सिर्फ हमारा ओमेगा पार्टनर ही चूज कर सकता है, जो कि हमारा वाइफ होता है। और अगर कोई ओमेगा टच कर लेता है तो हमें उससे शादी ही करनी पड़ती है और वो हमारा ओमेगा वाइफ बन जाता है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। और वी जिंग पहला वो पर्सन है जिसने मेरे फोरहेड रिबन को टच किया है और वो भी पहले दिन से। जब वी जिंग क्लाउड रेसिस में आया था तब से ही वो मेरा ओमेगा वाइफ है। आज मैं उसे यहाँ लेने के लिए ही आया था, लेकिन मुझे यहाँ आकर तो कुछ और ही देखने को मिला, इसीलिए अंकल मैं आज आपके साथ यहाँ आया था। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो अपने चेहरे से हाथों को हटाता है और सोचता है, जब वो पहली बार वांगजी से मिला था तब हाँ, उसके हाथ में वांगजी का फोरहेड रिबन आ गया था। तो क्या सच में वो वांगजी का ओमेगा है? लेकिन ऐसा वांग जी क्या उस वक्त क्यों नहीं बताया वांग जी ने? यिंग अपना सर पकड़ लेता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो हो रहा था। इस वक्त वो कुछ सोचने और समझने की हालत में था ही नहीं। उसकी लाइफ एक एक सेकंड में बदल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग भी खड़ा हुआ था और वो सोचता है, क्या इनकी फोरहेड रिबन का ये मतलब होता है? फिर जियांग चेंग याद करता है जब लैन सीजन ड्रंक थे तब उन्होंने भी जियांग चेंग के हाथों पर अपना फोरहेड रिबन बांध दिया था और इसका मतलब है कि इसी वजह से लैन सीजन चैंग से शादी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरुजी लैन जब ये सुनते हैं तब वो गुस्से में वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वी यिंग तुम्हारा ओमेगा पार्टनर कभी नहीं बन सकता है। तुम जानते भी हो उसने 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 वेंचाओ के साथ नाइट स्पेंड की है। वी यिंग जैसा ओमेगा कभी भी तुम्हारा ओमेगा नहीं हो सकता है। ये तुम बात कान खोल के सुन लो वांग जी। वांग जी जब ये सुनता है तब वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल आप वी जिंग के लिए ऐसे घटिया शब्दों का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो मेरा ओमेगा है, आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो इस तरह से। लैन किरण बोलता है, वांग जी बोलता है, अंकल मैंने कहा ना आपसे, आप वी जिंग के बारे में इस तरह के घटिया शब्द नहीं बोलेंगे। इतनी सब बातें सुनने के बाद अब वी के पास कोई शब्द नहीं थे। वी जिंग पूरा मूर्ति की तरह चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है और सब चीज़ें सुनता रहता है, क्योंकि अब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वी जिंग की लाइफ को इन लोगों ने हेल्प बना के रखा है। जो कोई भी आता है विंग को सुनाता है, चला जाता है, जो मर्जी आता है वो विंग को बोल देता है, जो चाहे वो कर सकता है विंग के साथ। लेकिन विंग का क्या? वी जिंग से किसी ने कुछ नहीं पूछा। यहाँ वांग जी आया तो उसने ये बोल दिया, वहाँ वैन चाओ ने सबको पता नहीं क्या क्या बोला है। मैडम यू का तो कहना ही क्या। कुछ भी वी को नहीं समझ आ रहा था। वी यिंग अब डिसाइड करता है कि नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, जो लोगों को करना है वो करते रहें। वी यिंग अब कुछ नहीं करेगा। वी यिंग चुपचाप तमाशा देखेगा और देखता है कि ये लोग कितना और वी यिंग की लाइफ को हेल्प बना सकते हैं। देखता है वी यिंग बस चुपचाप अब वो अपने फेस से हाथों को हटा लेता है और चुपचाप बैठकर बस देखने लगता है कि ये लोग कितनी और वी यिंग को लेकर बहस कर सकते हैं, कितनी घटिया वर्ड और बोल सकते हैं वी यिंग को लेकर। बस अब बहुत हो गया, बोलने दो जिसको जो करना है वो। फिर वी जिंग लास्ट में अपना फैसला करेगा। वांग जी जब देखता है कि उसके अंकल ने वी को क्या बोला है तो वांग जी गुस्से में अपने अंकल को देखता है और बोलता है, अंकल वी जिंग आज से मेरा ओमेगा है और आप उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि कोई वी जिंग को इस तरह से बोले। मैं उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। ये बोलकर वांग जी विंग के पास जाता है और उसे उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। लैन किरण गुस्से में बोलता है, वांग जी वहीं पर रुक जाओ। वांग जी रुकता है और अपने अंकल की ओर पीछे मुड़कर देखता है। लैन किरण गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी तुम्हारी शादी इस ओमेगा से बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम्हारी शादी ऑलरेडी मैंने तय कर दी है, वो भी जिन कबीले के अंदर। वहाँ की जो ओमेगा प्रिंसेस है उसके साथ तुम्हारी शादी होगी, तो इसे छोड़ दो। वांग जी बोलता है, नहीं ये मेरा ओमेगा है और मेरी शादी इसी से होगी। इसके अलावा मैं कुछ भी और नहीं सुनूंगा अंकल, ना ही मैं कभी किसी और को अपनी लाइफ में आने दूंगा। मेरी लाइफ में वीजिंग है और यही रहेगा। लायन करण बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक यूज किए हुए ओमेगा को कभी तुम्हारा ओमेगा स्वीकार नहीं करूंगा उसको। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने अंकल को गुस्से में देखता है। वी जिंग ना ये सब सुन के इतना परेशान, इतना टेंशन, इतना मतलब टॉर्चर हो गया था ना कि उसका सर दर्द करने लगता है। वी जिंग नीचे गिर जाता है फ्लोर पे। वांग जी देखता है तब वी जिंग के पास जल्दी से उठाता है और बोलता है, वी वी उठो। लेकिन वी जिंग नहीं उठता। फिर वहां पर कुछ ओमेगास आते हैं, जो सर्वेंट्स थी वो आती हैं, मैडम यू ने लेकर आती हैं और फिर वो जल्दी से वी जिंग को वहां से लेकर चली जाती हैं। अब हम देखते हैं पूरे 1 घंटे बाद का सीन। वी जिंग रूम में बैठा हुआ था और वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। वी जिंग जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो उठकर देखता है उसका सर दर्द कर रहा था।
उसको बहुत ही अजीब-सा फ़ील हो रहा था। वीइंग उठकर बैठ जाता है और अपने सिर को पकड़ लेता है। वीइंग देखता है कि अभी भी उसके फेस पर वेल लगा हुआ है। वीइंग उस वेल को हटाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वीइंग सभी चीज़ें याद करता है और वो बहुत ही मुश्किल से उठता है। अभी भी उसकी आँखें नम थीं कि वीइंग को फिर से वो सब याद आ गया था कि किस तरह से सबने मतलब हर एक ने वीइंग को इतना टॉर्चर किया ना कि वीइंग का पूरा दिमाग खराब हो चुका है। वीइंग जाता है और डोर को ओपन करता है। जैसे ही वीइंग जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखता है कि सामने उसके मैडम यू खड़ी हुई हैं। मैडम यू को देखकर तो वीइंग डर जाता है, क्योंकि वीइंग नीचे देख रहा था और कपड़ों से उसे पता चल गया था कि ये मैडम यू ही है। मैडम यू गुस्से में रूम के अंदर आती हैं और वो बोलती हैं, बदतमीज लड़के, तुम हमारे क्लैन को बर्बाद करके ही मानोगे। एक कलंक क्या कम था जो तुमने एक और धब्बा हमारे क्लैन पर लगा दिया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम जैसा इतना घटिया ओमेगा मैंने अपने घर में रखने ही कैसे दिया। मैं कैसे रख सकती हूँ तुम्हें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर एक और गलती तुमने की ना तो सच में मैं तुम्हें खुद जान से मार डालूंगी। वी जिंग चुपचाप सुन रहा था। वो कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि अब उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। जिसको जो बोलना है वो बोले, बस बोलता जाए। वीजिंग सब सुनेगा। वीजिंग को कुछ नहीं बोलना अब। तब नहीं पूछा वीजिंग से जब उसकी शादी उस वैन चाओ से करवा रहे, तो अब क्यों पूछ रहे हो? क्यों उससे मतलब बोल रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो कुछ बोले? क्यों उससे उम्मीद लगा रहे हो? वी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर को नीचे क्यों रखता है और सुनता रहता है। मैडम यू वीजिंग को बहुत सुनाती है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर लास्ट में बोलती हैं मैडम यू कि आइंदा से यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ अपने अल्फा के साथ, जिसके साथ तुमने पता नहीं कैसे शादी की है, मुझे नहीं पता। लेकिन दोबारा से इस क्लैन में वापस लौट कर मत आना वीइंग, क्योंकि अब ये क्लैन तुम्हारे लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तुम इस क्लैन के कोई भी नहीं हो अब। तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है। दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। चाहे तुम्हें अल्फा लैन वांगजी क्या कॉन्क्यूबाइन ही क्यों ना बनना पड़ जाए, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे यहाँ से। ये बोलकर मैडम यूवीजिंग का हाथ पकड़ती हैं और वो उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगती हैं। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आज का ये पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।